भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस व्याख्यानमाला के श्रृंखला में आज के व्याख्यान में मैं अपनी ओर से तथा वंदना संघ दीक्षा भूमि नागपुर की ओर से मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है, उन लोगों को विनम्र अभिवादन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उनके प्रति मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और उनके लिए सप्रेम जय भीम भी। हम चर्चा कर रहे हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 और उसमें भी विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं भारत के संविधान में निहित अनुच्छेद 16 के खंड 1, खंड 2 और खंड 4 की। खंड 4 के संबंध में मैंने आपसे कहा है कि खंड 4 यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवा में आरक्षण से संबंधित है। इसके संबंध में मैंने आपसे इंदिरा साहनी के 1993 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भी बात की, 2020-21 के मराठा आरक्षण के निर्णय की भी मैंने इसके संबंध में बात की। और इस चर्चा 30 नवंबर 1948 को संविधान सभा में शुरू हुई और इस आरक्षण के संबंध में जिन लोगों ने अपने विरोधी विचार प्रकट किए उनके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं। बात यह है कि हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण का विरोध करने वाले बड़ी तीव्रता से आरक्षण का विरोध करते हैं। कुछ लोग किस आरक्षित लाभार्थी के सूचियों में आना चाहते हैं, उनके भी आंदोलन शुरू है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनको नकार देने के पश्चात भी अभी आंदोलन शुरू हो गया है। मैं आपसे एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, हम जिस आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, मोदी सरकार की दुष्ट आरक्षण नीति के चलते आरक्षण ही समाप्त होने की कगार पर हैं। मोदी सरकार आरक्षण समाप्त करना नहीं चाहती, परंतु आरक्षण भी देना नहीं चाहती। इसलिए राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों की संख्या प्रतिवर्ष घट रही है। इस संबंध में एक जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ ओवर द ईयर नोटिस डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज फॉर द कैंडिडेट्स। उम्मीदवारों के लिए जो एडवर्टाइज दी जाती हैं उनमें नियुक्तियों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है। इन 2014 देयर वेर अराउंड 1364 टोटल वैकेंसीज इन यूपीएससी। यूपीएससी द्वारा जो एडवर्टाइज दी गई उसमें 2014 में 1364 वैकेंसीज है ऐसा घोषित किया गया था, विच रिड्यूस टू 1164 इन 2015। 2015 में यह संख्या घटकर 1164 हो गई। 2016 में यह संख्या घटकर 1209 हो गई। 2017 में यह संख्या घटकर 1058 हो गई और 2018 में यह संख्या घटकर केवल 812 रह गई है, केवल 812। 2014 में 1364 वैकेंसीज थी जो 2018 में घटकर 812 हो गई है। केवल 2016 में संख्या थोड़ी सी बढ़ गई थी। 2015 में जो 1164 थी वो 2016 में 1209 हो गई, परंतु उसके बाद 2017 में 1058 और 2018 में केवल 812 रह गई है। इसके बाद तो ये जो कटौती हो गई है, ये जो घटती रही है संख्या, 47% संख्या घट गई है आईएएस ऑफिसर के लिए, 47% संख्या घट गई है। अन्य सेवाओं में करीब 30% की कटौती की गई है। अन्य सेवाओं में करीब 30% की कटौती
की गई है। कटौती के क्यों हो रही है? सरकार की नीति इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की नीति का अंगीकार किया है, ऑटोमेशन की नीति का अंगीकार किया है और डिजिटाइजेशन की नीति का अंगीकार किया है। प्राइवेटाइजेशन, डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन के चलते सरकार के पदों की नियुक्तियां प्रतिवर्ष कम होती जा रही हैं। आगे कहा गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 2013 में 20,000 वैकेंसीज थी। 2018 में ये घटकर सिर्फ 12,000 हो गई है और उसके बाद में अभी केवल 2019 में यह संख्या केवल 8,000 बाकी है। तो इतनी प्रतिशत यह कम हो रही है। सरकार नीति के चलते आरक्षण समाप्त करने की बात सोच रही है और हम लड़ रहे हैं आरक्षण बचाने के लिए। हम लड़ रहे हैं आरक्षण हमका लाभ हमें भी मिले। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में हम अनुच्छेद 16(4) की अर्थात संविधान मसौदे के अनुच्छेद 10(3) की चर्चा को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और हमने देखा कि लोकनाथ मिश्र जी ने आरक्षण का विरोध किया, उसके बाद में सेठ गोविंद स्वरूप सेठ ने विरोध किया। उसके बाद में हमने यह भी देखा कि पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी क्या कहते हैं, ये भी हमने देखा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर धर्म प्रकाश इस संबंध में क्या कहते हैं यह हम बताना चाहेंगे। डॉक्टर धर्म प्रकाश कहते हैं, मेरा तो अपना मत यह है कि किसी भी संप्रदाय को धर्म के नाम पर यह जाहिर करना कि वह अल्पसंख्यक है और उसके लिए आरक्षण का प्रावधान करना कुछ उचित सी बात मालूम नहीं पड़ती। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विरोध करते हैं धर्म प्रकाश। संविधान भी धार्मिक अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करता है। संविधान में भी धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक धर्म को आरक्षण की सुविधा देने से इनकार किया है। परंतु आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात मैं बता दूं कि मंडल कमीशन द्वारा अल्पसंख्यक धर्मों में अनुसूचित जाति से धर्मांतरित जो लोग धर्मांतरित होकर गए हुए हैं, वह लोग आज भी हिंदू धर्म में जिस जाति का व्यवसाय कर रहे थे वही व्यवसाय यदि वो करते हैं और इस आधार पर वह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने जाते हैं, तो ऐसे अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को भी ओबीसी का आरक्षण लागू है। मंडल कमीशन ने यह रिकमेंड किया हुआ है। तो इसका अर्थ यह है कि मंडल कमीशन के आधार पर ओबीसी को जो आरक्षण प्राप्त है वह केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। अन्य धर्मों में हिंदू धर्म के पूर्वाश्रम के जो अस्पृश्य थे वह धर्मांतरित हुए हैं और आज भी पूर्व की जाति का ही व्यवसाय करते हैं, तो उनको भी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सुविधा प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर कोई स्वीपर समाज का व्यक्ति है जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गया है परंतु आज भी अपने जाति का व्यवसाय करता है, तो उसको भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ मिल सकते हैं। यह अंतर है, तो यह जान लेना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। कन्वर्शन के बाद भी उसकी जाति नहीं गई है, उसकी जाति विद्यमान रही है। मुस्लिम धर्म जाति व्यवस्था नहीं मानता, क्रिश्चियन धर्म जाति व्यवस्था नहीं मानता, अन्य अल्पसंख्यक धर्म जाति व्यवस्था नहीं मानते, परंतु इंदिरा साहनी का निर्णय कहता है, परंतु मंडल आयोग कहता है, परंतु 2021 का मराठा आरक्षण के संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कहता है कि धर्म जाति व्यवस्था भले ही न मानते हो परंतु अनुसूचित जाति से जो लोगों ने अल्पसंख्यक धर्मों में धर्मांतर किया है उनकी जात आज भी कायम है और उनकी जात कायम होने की वजह से मंडल आयोग के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर उनको भी
अन्य मागास वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण की सुविधा है उन्हें भी वह आरक्षण की सुविधा मिलेगी। आगे धर्म प्रकाश कहते, लेकिन हिंदुओं में उस समुदाय को जो हरिजन कहलाता है और जो वास्तव में पिछड़ा हुआ है, कुछ समय के लिए आरक्षण देना उपयुक्त मालूम पड़ता है, वह भी कुछ समय के लिए। धार्मिक आधार पर आरक्षण को मनाही करते हैं, पर धर्म प्रकाश ये कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म में जो पिछड़ा वर्ग हैं, जाति आधारित जो पिछड़े हैं, और विशेषतः हरिजनों का उल्लेख करते हैं। केवल हरिजनों के लिए नहीं बैकवर्ड शब्द उपयोग में लाया गया है। बैकवर्ड शब्द डॉक्टर आम्बेडकर ने उस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यूज़ किया है, पर धर्म प्रकाश यह कहते हैं कि हरिजनों को आरक्षण देना चाहिए, परंतु कुछ समय तक देना चाहिए। समय सीमा कैसी होनी चाहिए? समय सीमा की बात करते हुए कहते हैं, और जब वह समानता प्राप्त कर ले तब मैं पहला व्यक्ति हूँगा, धर्म प्रकाश कहते हैं, जो यह कहेगा कि अब आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए। सही बात है, सब लोग इसी को मानते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने भी आरक्षण का जो प्रावधान किया है संविधान में, वो इसी आधार पर किया है कि जिस दिन इक्वल सोशल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यह व्यवस्था स्थापित होगी, उस समय किसी को भी किसी भी प्रकार के आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। धर्म प्रकाश जी की यह मान्यता डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों के बिल्कुल अनुकूल है, संविधान के विचारों के अनुकूल है, संविधान सभा के विचारों के अनुकूल है। संविधान सभा, डॉक्टर आम्बेडकर और भारत का संविधान इसी मान्यता पर आधारित है 16/4 के संबंध में कि जिस दिन भारत के समाज में इक्वल सोशल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की व्यवस्था विद्यमान हो जाएगी, उस समय इस समाज में किसी को भी किसी भी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आइए मुनिस्वामी पिल्ले, जो साउथ से अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस के नुमाइंदा थे संविधान सभा में, वह क्या कहते हैं उनकी भी बात सुन लेते हैं। किंतु मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक इस आशय का आश्वासन नहीं मिलता कि उन समुदायों को, मेरा मतलब खास तौर से अनुसूचित जातियों से है, इस खंड द्वारा सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा और यह आश्वासन नहीं मिलता कि इन समुदायों को सभी मौके पर पूरा ख्याल रखा जाएगा और इनको सरकारी नौकरियों में काफ़ी अवसर दिया जाएगा, तब तक इनका उत्थान संभव नहीं है। क्या कहते हैं मुनिस्वामी पिल्ले जी? मुनिस्वामी पिल्ले कहते हैं कि मुझे संविधान सभा से यह आश्वासन चाहिए, मुझे संविधान में यह आश्वासन चाहिए कि जो समुदाय सामाजिक शैक्षणिक दूसरे से पिछड़े हुए हैं, उनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व जब तक मिलेगा, ऐसा आश्वासन मुझे दिया नहीं जाता, तब तक मैं यह मानता हूँ कि उनका उत्थान होना संभव नहीं है, उनकी प्रगति होना संभव नहीं है। इसीलिए मुनिस्वामी पिल्ले कहते हैं कि संविधान सभा ने संविधान के माध्यम से मुझे यह आश्वासन देना चाहिए कि जो लोग व्यवस्था के चलते पिछड़े हुए हैं, उनका राज्य की सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। आगे कहते हैं, कई सदस्यों का यह ख्याल है कि आरक्षण संबंधी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने देखा, लोकनाथ मिश्र जी को सुना, हमने दामोदर स्वरूप सेठ जी को सुना, हमने पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी को भी सुना, और उसी पर टिप्पणी करते हुए ये कहते हैं कि संविधान सभा में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कहते हैं कि आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु मुनिस्वामी पिल्ले कहते हैं किंतु मैं समझता हूँ कि यह गलत धारणा है, क्योंकि जब तक हमारे समाज में जाति व्यवस्था का विष विद्यमान है, क्या कहते हैं मुनिस्वामी पिल्ले, जब तक हमारे समाज में जाति व्यवस्था का विष विद्यमान है, तब तक जाति व्यवस्था आधारित भेदभाव से पीड़ित
जाति व्यवस्था आधारित भेदभाव से पीड़ित समुदायों की आरक्षण की मांग बनी रहेगी और उनको आरक्षण देना होगा। जो आरक्षण का विरोध करते हैं, मैं उनका निषेध करता हूँ, उनकी यह धारणा गलत धारणा है। आगे कहते हैं, मैं सभा को यह बता दूं कि हरिजन समाज के किसी भी नेता का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि इस देश में जाति व्यवस्था का भूत सदा के लिए बना रहे। हम नहीं चाहते कि जाति व्यवस्था का भूत जिंदा रहे। हम नहीं चाहते कि जाति व्यवस्था कायम रहे। हम तो चाहते हैं कि जितने जल्दी हो यह जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। ये नहीं कहा मुनिस्वामी पिल्ले जी ने कि जाति व्यवस्था का भूत कौन जिंदा रखना चाहता है। ये भी कहते तो बड़ी अच्छी बात होती, परंतु ये समझने की बात है कि जो सवर्ण हैं, जो ऊंची जाति के हैं, उनका ही जाति व्यवस्था कायम रखने में हित है, स्वार्थ है। इसीलिए वो नहीं चाहते कि जाति व्यवस्था समाप्त हो, और वो यह भी नहीं चाहते कि जिनके प्रति भेदभाव किया जा रहा है उनको आरक्षण मिले। तो इसीलिए मुनिस्वामी पिल्ले कहते हैं, हम नहीं चाहते कि जाति व्यवस्था का भूत जिंदा रहे, परंतु जब तक जाति व्यवस्था है तब तक भेदभाव से पीड़ित लोगों को राज्य की सेवाओं में प्रवेश नहीं मिलने वाला है, और उनके प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए उनको संरक्षण मिलना ही चाहिए, उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। अब एच.जे. खांडेकर क्या कहते हैं उनके बारे में सुनेंगे। एच.जे. खांडेकर नागपुर वाले यदि सुनते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा लगेगा। ये एच.जे. खांडेकर नागपुर से थे। एच.जे. खांडेकर का परिवार आज भी नागपुर में है। एच.जे. खांडेकर उस समय के स्वतंत्रता के पूर्व के सीपी एंड बेरार, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार से संविधान सभा में कांग्रेस के टिकट पर आरक्षित स्थान पर निर्वाचित हुए थे। गांधी जी के परम भक्त रह चुके थे। अपने आप को हरिजन कहने में गौरवान्वित महसूस करते थे, परंतु जब भी समय मिलता डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की तारीफ करने से नहीं चूकते थे। जिन शब्दों में उन्होंने तारीफ की वह सही में खांडेकर को मैं दिल से, तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे शब्दों में उन्होंने डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के संविधान के निर्माण के कार्य का गौरव किया। जब हम अपनी व्याख्यानमाला के अंत में जाएंगे तब इसका उल्लेख मैं विस्तार से करूंगा, परंतु अब खांडेकर जी का उल्लेख आया है तो उन्होंने जो कहा है अंत में, जब सब समापन का सत्र चल रहा था उस समय जो कहा है डॉक्टर आम्बेडकर के लिए, वो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। वो कहते हैं कि अभी कुछ ही दिनों बाद हम संविधान स्वीकृत करने वाले हैं। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाला है। जब संविधान लागू होगा उसके पहले इस देश में मनुस्मृति का राज था। मनुस्मृति का राज था। हम नारकीय जीवन जी रहे थे मनुस्मृति के समय में। हमारे लिए वह बड़ा ही यातनामय समय रहा है, परंतु अब नई स्मृति आ रही है जिसका निर्माण माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने किया है। डॉक्टर आम्बेडकर जो संविधान सभा में हैं वह महार जाति के हैं। उस समय डॉक्टर आम्बेडकर महार थे। ये 1949 की बात है। डॉक्टर आम्बेडकर महार है और इसीलिए मैं इसको महार स्मृति कहूँगा। इसीलिए मैं इसको क्या कहूँगा? महार स्मृति कहूँगा। मनुस्मृति के राज में हम लोग नारकीय जीवन जी रहे थे, परंतु यह महार स्मृति इस देश में प्रगति की प्रकाश किरण लेकर आ रही है, और इस स्मृति को यदि हमने सही ढंग से लागू किया तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। भारत स्वर्ग बन जाएगा। खांडेकर ने इतने अच्छे शब्दों में डॉक्टर आम्बेडकर का अभिनंदन किया। मैं खांडेकर जी का अभिनंदन करता हूँ। खांडेकर जी कहते हैं, अपनी व्यथा प्रकट करते हैं कि इस सभा में, संविधान सभा में जो भी अनुसूचित जाति के सदस्य वो कभी कभी तो बोलते हैं,
बहुत बार तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता उनको। और यह विषय जो है मसौदे का अनुच्छेद 10(3) का विषय जो है, जो हमारे आरक्षण का जो विषय है, वह हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हैं और अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर यदि हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हमें रोकिए मत, आप हमें थोड़ा सा अधिक समय दीजिए। देखिए, यह होता है आत्मीयता। अपने प्रश्नों के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि बोलने दीजिए हमको। अभी तक हमको बोलने नहीं दिया किसी ने, आप तो संविधान सभा में बोलने दीजिए, बाहर तो वैसे भी हमें कोई बोलने नहीं देता, बोलने दीजिए। तो अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि थोड़ा सा बोलने दीजिए, समय बढ़ा दीजिए। अध्यक्ष महोदय उससे सहमत हो जाते हैं कि कहते हैं कि खांडेकर जी, आप चिंता मत कीजिए, जो भी बोलना चाहेगा उसको मैं निश्चित तौर पर समय दूंगा। और फिर खांडेकर जी आगे अपनी बात रखते हैं, कहते हैं मैं अनुच्छेद 10 का, मसौदे का अनुच्छेद समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ और डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अनुच्छेद 10(3) में, मसौदे का अनुच्छेद 10(3), संविधान का अनुच्छेद 16(4) गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। खांडेकर धन्यवाद देते हैं डॉक्टर अंबेडकर को अनुच्छेद, मसौदे का अनुच्छेद 10(3) में बैकवर्ड शब्द रखने के लिए। मैं ओबीसीयों से अनुरोध करता हूँ, मैं अन्य पिछड़े वर्ग से अनुरोध करता हूँ कि वह पढ़े, कम से कम 30 नवंबर 1948 का संविधान सभा का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का भाषण पढ़े। यदि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद में 16(4) में बैकवर्ड शब्द नहीं रखा होता, पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं रखा होता, चिंता मत कीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण वैसे ही मिलने वाला था, परंतु बैकवर्ड शब्द नहीं होता तो अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलने की गारंटी क्या थी। और खांडेकर धन्यवाद देते हैं, खांडेकर धन्यवाद देते हैं। और किसी सदस्य ने अंबेडकर को इसलिए धन्यवाद दिया, मुझे जानकारी नहीं है, संविधान सभा के डिबेट्स में इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं। खांडेकर धन्यवाद देते हैं कि अंबेडकर ने जो सब शब्द नहीं था मूल अनुच्छेद में, उसको बैकवर्ड शब्द को रखा और अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को सुनिश्चित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर केवल अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को भी सुनिश्चित करते थे। कम से कम इसके लिए तो अन्य पिछड़ा वर्ग ने डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद देना चाहिए। और धन्यवाद देने से पहले 30 नवंबर 1948 का पूरा डिबेट पढ़ना चाहिए कि कौन आरक्षण के समर्थक थे, कौन आरक्षण के विरोध में थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने पिछड़ा वर्ग शब्द रखने के लिए क्या प्रयास किए और उनको उसका समर्थन कैसे करना पड़ा, इसके लिए डिबेट्स जरूर पढ़िए। महाराष्ट्र के लिए मराठी में भी डिबेट्स अवेलेबल है, वामन सोमकोर, जिसे संपर्क करो, पढ़ो, जानो, उसके पीछे की फिलॉसफी जानो, तब तो आप अपना आरक्षण सुरक्षित रख सकोगे, तब तो आप अपने आरक्षण के लिए लड़ सकोगे। खांडेकर जी कहते हैं, महोदय मैं अनुच्छेद 10 का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं और डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अनुच्छेद 10(3) में, मसौदे के अनुच्छेद 10(3) में बैकवर्ड शब्द रखा। यदि यह शब्द यहाँ नहीं होता तो अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का जो प्रयोजन है, जिस उद्देश्य से आरक्षण रखा गया है, वह उद्देश्य सफल नहीं होता। उस उद्देश्य के सफलता में बाधाएं उपस्थित होती। पीछे आरक्षण किसको मिलता मालूम नहीं, परंतु डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद खांडेकर कहते हैं। आज मैं कहता हूँ ओबीसी ने भी कहना चाहिए, खुलकर कहना चाहिए कि अंबेडकर नहीं होते तो हमें आरक्षण नहीं मिलता।
खुलकर कहना चाहिए। हम केवल अनुच्छेद 340 के लिए नहीं, केवल अनुच्छेद 340 के लिए नहीं, अनुच्छेद 16(4) में बैकवर्ड शब्द रखने के लिए भी 340 से पहले आता है। 16(4) में बैकवर्ड नहीं आता तो संविधान में 340 भी नहीं आता। 16(4) में यदि बैकवर्ड शब्द नहीं आता तो बैकवर्ड किसे कहे, इसके निर्धारण के लिए अनुच्छेद 340 की जरूरत भी नहीं थी। आज 340 के लिए भले ही पिछड़ा वर्ग डॉक्टर आम्बेडकर को धन्यवाद देता हो, परंतु उसके भी पहले पिछड़े वर्ग ने, समस्त पिछड़े वर्ग ने बाबा साहब आम्बेडकर को 16(4) में पिछड़ा वर्ग शब्द रखने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। और 16(4) में पिछड़ा वर्ग शब्द है, इसलिए 15(4) भी उनको लागू होता है। 16(4) में नहीं होता तो 15(4) भी नहीं होता, क्योंकि 15(4) संविधान में नहीं था। 15(4) 1951 में संसद ने डॉक्टर आम्बेडकर विधि मंत्री होते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने जो पहला संविधान संशोधन पारित किया, उसके चलते 15(4) संविधान में आया है। संविधान में नहीं था 15(4), तो उसके लिए भी विधि मंत्री डॉक्टर आम्बेडकर को और 16(4) के लिए संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर को विशेष तौर पर अन्य पिछड़े वर्ग ने धन्यवाद देना चाहिए। आगे के.एम. मुंशी जानकारी के लिए बता दूं, के.एम. मुंशी संविधान मसौदा समिति के सदस्य थे। अंबेडकर के साथ में संविधान मसौदा समिति के सदस्य थे। जब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मसौदे के अनुच्छेद 10(3) में बैकवर्ड शब्द रखा गया, तब अनुसूचित जातियों के कुछ लोगों को शंका उपस्थित हुई कि बैकवर्ड शब्द रखने से कहीं हमारे हितों पर तो आघात नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शूद्रों को बैकवर्ड कहा गया है और अछूत, अवर्ण यह बैकवर्ड में नहीं आते, केवल शूद्रों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है बैकवर्ड। मेरी बात ध्यान से सुनिए। शंकाएं क्यों उपस्थित होती है? हिंदू धर्म में जो समाज व्यवस्था दी है उसके आधार पर बैकवर्ड। ज्योतिबा फुले ने शूद्र को ही बैकवर्ड कहा है और फिर अति शूद्र लगाया है, हिंदू धर्मशास्त्र कहता है 4 वर्ण उसमें शूद्र है और शूद्र सबसे पिछड़ा हुआ है, परंतु अछूतों का कोई उल्लेख नहीं है, उनको तो अवर्ण कहा गया है, वर्ण के बाहर के लोग कहा गया है। और इसीलिए जब बैकवर्ड शब्द आया तो बैकवर्ड शब्द हमारे लिए शूद्र हैं। हम शूद्रों को बैकवर्ड कहते हैं जिसमें अनुसूचित जाति का समावेश नहीं होता, आज भी नहीं होता, और इसीलिए हम कहते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। समझ में आ रही है मेरी बात? आज भी हम क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, क्योंकि पिछड़ा वर्ग वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है, शूद्र हैं। पिछड़ा वर्ग वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। अनुसूचित, आज की अनुसूचित जाति कल की, बीते हुए कल के अछूत वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे, नहीं है और नहीं होंगे। जब तक वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाति व्यवस्था कायम है, तब के अछूत आज के अनुसूचित जाति वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकती, इसलिए पिछड़े वर्ग का भी हिस्सा नहीं बन सकती। और इसीलिए संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने कहा था कि अंबेडकर ने पिछड़ा वर्ग शब्द तो रख दिया, अब पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा, हम तो पिछड़े वर्ग में शूद्र है ही नहीं, हमारे आरक्षण का क्या होगा? तो उनको आश्वासित करते हुए के.एम. मुंशी जी कहते हैं कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, जो समाज में सबसे पिछड़ा हुआ है, जो समाज में सबसे अंत में है,
जो समाज में सबसे आखिर में है, उसको ही पिछड़े वर्ग में नहीं गिना जाएगा, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। भाई शूद्रों से भी पिछड़ा कौन है? शूद्रों से भी पिछड़ा कौन है? तो अस्पृश्य पिछड़ा हुआ है, जो तो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है, गांव के बाहर रख दिया है, गांव के बाहर रख दिया उनको। तो फिर मुंशी जी अनुसूचित जाति के सदस्यों को आश्वासित करते हुए कहते हैं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपको छोड़कर कोई पिछड़े वर्ग की कल्पना कर सकता है। आपका पहला क्लेम है, आरक्षण पर आपका पहला क्लेम है, क्योंकि आप पिछड़ों में भी पिछड़े हुए हो। आपका पहला क्लेम क्यों है? क्योंकि आप पिछड़ों में भी पिछड़े हुए हो, और इसीलिए आपका पहला क्लेम है, आप निश्चिंत रहिए, कभी भी भारत के समाज व्यवस्था में पिछड़े वर्ग की बात की जाएगी तो आपका क्लेम पहला होगा। और इसीलिए पहले अनुसूचित जाति आती है, बाद में जनजाति आती हैं, और बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग आता है। संविधान सभा ने यह क्रम निश्चित किया है, संविधान सभा में यह क्रम निश्चित किया है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ों में भी सबसे पिछड़े हैं, और हम भुक्तभोगी है। अनुसूचित जनजातियों ने हमें भी अस्पृश्य माना है, हमें छूते नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ 1950 की, मेरा जन्म हुआ था उस समय। मैं बात कर रहा हूँ, आज अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति को क्या समझती है मालूम नहीं, परंतु हम उनसे भी पिछड़े हुए थे, इसलिए हम उनसे भी आगे आते हैं। आरक्षण के लाभ के क्रम में हम अनुसूचित जनजाति से आगे क्यों हैं? क्योंकि अनुसूचित जनजाति भी हमें अस्पृश्य मानती थी, और इसीलिए हमको आश्वस्त किया गया मुंशी जी के माध्यम से कि आपका क्रम पहले, आपका क्लेम पहले, आप निश्चिंत रहिए। ऐसा कभी समय नहीं आएगा भारत में, जब तक जाति व्यवस्था विद्यमान है तब तक ऐसा कोई भी समय भारत में नहीं आएगा जब आपको पिछड़ा हुआ नहीं माना जाएगा, पिछड़ों में पिछड़ा नहीं माना जाएगा, और आपका क्लेम पहला नहीं माना जाएगा। ऐसा समय नहीं आएगा, यह आश्वस्त करते हैं। समझने वाली बात है, और यह सब जानने समझने के लिए कभी कभी मुंशी जी को संविधान सभा डिबेट्स में पढ़ना पड़ेगा, मुंशी जी को भी पढ़ना पड़ेगा। अब टीटी कृष्णमाचारी ने बीच में एक बड़ी अजीब सी बात कह दी। टीटी कृष्णमाचारी जी ने एक बड़ी बहुत थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, थोड़ा सा लाइट मूड के लिए वो बात मैं कह रहा हूँ। टीटी कृष्णमाचारी मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आम्बेडकर पर प्रति टीका टिप्पणी नहीं करते, संविधान निर्माता भी नहीं करते, वो बैरिस्टर आम्बेडकर पर टिप्पणी करते हैं, वो बैरिस्टर आम्बेडकर पर टिप्पणी करते हैं। उनकी टिप्पणी मैं बताता हूँ आपको। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मसौदा समिति के वकील सदस्यों ने, मसौदा समिति के वकील सदस्यों ने, अब 3 वकील थे मसौदा समिति में, डॉक्टर आम्बेडकर, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। बाकी के 4 सदस्यों के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, होगी तो कोई और शेयर कर सकता है। उसमें बाकी 4 में गोपाला स्वामी अयंगार जी थे, वो भी वकील थे या नहीं मालूम थे, वो किसी संस्थान के दीवान थे, इतना मुझे मालूम है। दूसरे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, वो वकील थे या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उनके बारे में, वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इतना ही मैं जानता हूँ। चौथे सदस्य थे बी एल मित्तर, वो भी संस्थानिक थे, संस्थान के सब दीवान थे, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं। और चौथे सदस्य डॉक्टर डी.पी. खेतान थे, वो भी वकील थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु 3 वकील थे, तीनों बैरिस्टर थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो कृष्णमाचारी क्या कहते हैं कि मसौदा समिति के वकील सदस्यों ने अपने भाई बंधुओं का व्यवसाय बढ़े, वकीलों का व्यवसाय बढ़े, इसलिए संविधान में अनेक छेद बना के रख दी है, संविधान में अनेक त्रुटियां कर रख दी है, इसलिए रखी हैं कि लोग संविधान का अर्थ लगाने के लिए कोर्ट में जाए और वकीलों का धंधा चल पड़े। है कि नहीं मजेदार बात? क्या कहते हैं कृष्णमाचारी, जानबूझकर वकील लोगों ने
संविधान में त्रुटियां रखी हैं, संविधान में छेद बनाकर रखे हैं, चाहे लोग दौड़ते दौड़ते संविधान का अर्थ लगाने के लिए कोर्ट में जाए और वकीलों का व्यवसाय, अपने भाई बंधुओं का व्यवसाय बढ़ता रहे, इसलिए इस प्रकार का संविधान इन वकील लोगों ने बनाया है। सुन लीजिए, ऐसी भी चर्चाएं होती रहती थी, कभी कभी ऐसी भी बातें सुननी पड़ती। आइए अब इस चर्चा के, इस व्याख्यान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर हम लोग चलते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगा, अंत में भी करूंगा, कि अन्य पिछड़े वर्ग ने, अनुसूचित जाति के पढ़े लिखे लोगों ने, अनुसूचित जनजाति के पढ़े लिखे लोगों ने, आरक्षण का विरोध करने वाले सारे ही पढ़े लिखे हैं। आरक्षण का समर्थन करने वालों में अनपढ़ हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाति का हित आता है। आरक्षण का समर्थन करने वालों में अनपढ़ हो सकते हैं, अनुसूचित जाति में अशिक्षित अल्पशिक्षित हो सकते हैं, अनुसूचित जनजाति में अशिक्षित अल्पशिक्षित हो सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में अशिक्षित अल्पशिक्षित हो सकते हैं, परंतु फिर भी वह आरक्षण का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास डॉक्टर अंबेडकर पर है, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमारे लिए किया वह अच्छा ही है, इसलिए वो समर्थन करते हैं। परंतु आरक्षण का विरोध करने वाले प्रायः अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। अन्य विरोध नहीं करते, क्योंकि वैसे भी आरक्षण रहे ना रहे उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आने वाला है, इसलिए वो विरोध नहीं करते। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि डिबेट्स ज़रूर पढ़िए। मराठी में अवेलेबल है, अंग्रेजी में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है। जिस भाषा में भी आपको सुविधा हो, डिबेट्स आप ज़रूर पढ़िए। और उसमें सिर्फ अम्बेडकर को मत पढ़िए, उस तारीख को जो पूरा डिबेट हुआ है वो पूरा डिबेट पढ़िए। बड़ा लंबा डिबेट है वो, दिन भर यही चर्चा चलती रही, दूसरा कोई विषय नहीं था। अनुच्छेद 16 पर ही चर्चा हुई, जरूर पढ़िए। रुद्रनाथ कुंजरू जी को पढ़िए, लोकनाथ मिश्र जो को पढ़िए, सेठ को पढ़िए, खांडेकर जी को पढ़िए, इनको मुंशी जी को पढ़िए, कृष्णमाचार्य को पढ़िए मत पढ़िए वो बात अलग है, परंतु पढ़िए। डॉक्टर आम्बेडकर पहले कृष्णमाचार्य को जवाब देते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर पहले कृष्णमाचार्य को जवाब देते हैं और डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, मैं श्री कृष्णमाचार्य से पूछता हूँ कि क्या वह विश्व का एक भी ऐसा संविधान दिखा सकते हैं जो वकीलों के लिए कल्पवृक्ष न हो।